तह बिछा देते हैं। मतलब आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ख़राब ऑयल ले सकते हैं, गाड़ी बाइक का पुराना ऑयल ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस पर डाल दें तो इस मच्छर की जो अफजाइश है वो रुक जाएगी। दूसरा ये कि आप अपने आप को महफूज रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, और जो हिस्सा आपका बाहर दिखता है जैसे हाथ है या पैर है या आपका चेहरा है, उस पर मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। मॉस्किटो रिपेलेंट के अंदर जो केमिकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो डीट के नाम से आता है। आमतौर पे इस वक्त मार्केट में जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट के सोल्यूशंस हैं वो सब इन्हीं चीज़ों से बने हुए होते हैं, उनके इस्तेमाल से इफेक्टिवनेस आती है। घरों के अंदर जालियों का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे डोरवेज़ के ऊपर, अपनी खिड़कियों के अंदर। अगर आप खिड़कियाँ खुली रखेंगे या दरवाजे खुले रखेंगे तो ये मच्छर की आमदोरफ़्त जो है वो होती रहेगी। घरों के अंदर जब आप सोते हैं तो मॉस्किटो मैट्स या जो रिपेलेंट मैट्स या जो भी अवेलेबल चीज़ आपके पास है इनका इस्तेमाल करें। मलेरिया के इलाज से बेहतर है कि आप उससे बच सकें, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो एक बहुत पुराना मकूला है। जब आप ये अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मलेरिया से आप बच सकेंगे। अब दूसरी जानिब आते हैं एडीज़ की तरफ, या वो मच्छर जो कि चिकनगुनिया या डेंगू या दूसरे अमराज का सबब बनता है। ये साफ़ पानी का मच्छर है। देखिए, साफ़ पानी आम तौर पे हमारी अपनी वजह से ही होता है। हम अपने पानी के टैंक से खुला छोड़ देते हैं। जिन घरों में प्लांटिंग की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पे लोग पानी खुला छोड़ देते हैं, या किसी भी वजह से आपने अगर पानी खुली फ़िज़ा में छोड़ा हुआ है और वो इतने दिन तक खुला रहे कि मच्छरों की अफजाइश हो सके, तो फिर इन मच्छरों का मौका मिलता है। दूसरा, इन मच्छरों का ख़ास पैटर्न ये है कि ये सूरज के साथ काटने का अमल बढ़ा देते हैं, यानी सूरज तुलू होने का और गुरूब होने का। तो आम तौर पे गुरूब होने के टाइम पे तो हमारी ज़्यादातर आबादी घर से बाहर होती है, तो ये वो टाइम होता है जिस पे आपको बचना है। बाकी सारे मेजर सेम रहेंगे, मतलब आपको फुल स्लीव कपड़े पहनने हैं, डीट या रिपेलेंट का इस्तेमाल करना है, वॉकवेज, डोरवेज, खिड़कियों के ऊपर आपको जालियाँ लगानी हैं, वो सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे मलेरिया में था। तो ये वो इजाफी चीज़ें होंगी जिससे आप अपने आप को, अपने घर वालों को इन मूज़ी अमराज से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन तीनों जो बीमारियां हैं इनकी बुनियादी अलामत क्या है? यानी बुखार के चढ़ने के पैटर्न डिफरेंट हैं इन तीनों के, जैसे मलेरिया का अलग है, डेंगू का? देखें, मलेरिया तो बहुत पुराना मर्ज़ है और मलेरिया के चूँकि इकसाम भी बहुत सारे हैं, मतलब 4 इकसाम हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ीवर लेकर आते हैं। लेकिन एक ख़ास बात ये ज़रूर है कि इसका फ़ीवर तेज़ होगा, बहुत तेज़ होता है, और बेहतर होगा कि आप थर्मामीटर से चेक करें। मैं यहाँ एक बात और ऐड कर दूँ कि थर्मामीटर को आप सिर्फ बगल में लगाना है और इसमें कोई +-1 नहीं करना है। जो टेम्परेचर आएगा वही टेम्परेचर आएगा। मुंह में लगा के या -1 या +1 अब करने का सिस्टम मत रखिएगा। 102, 103 स्पाइक होती है, 103 2 बुखार, इससे ज़्यादा बुखार आ सकता है। इसके अंदर शिवरिंग होगी, मतलब जिससे मलेरिया के बुखार में ख़ास तौर पर शिवरिंग होगी, और फिर सर्दी होगी, फिर ड्रेंचिंग होगी, मतलब आपको सर्दी लगेगी, जिस्म कांपना शुरू होगा और फिर इतना शदीद पसीना आएगा कि आप पूरे के पूरे पसीने में भीग जाएंगे। ये अमल रोज़ाना हो सकता है, एक दिन छोड़ के हो सकता है, 2 दिन छोड़ के हो सकता है। ये सारी अलामतें जो है वो टिपिकल मलेरिया के साथ जाती हैं। बुखार तीनों के अंदर हो रहा है, तो अब बाकियों के अंदर क्या है? डेंगू के अंदर भी कुछ इसी से मिलता जुलता होगा, चिकनगुनिया में भी ऐसा ही होता है। इन तीनों को आपस में अलग करना थोड़ा मुश्किल है, एक डॉक्टर की हैसियत से पहचानना थोड़ा मुश्किल है। मलेरिया फिर भी समझ में आ जाता है क्योंकि उसके अंदर ख़ास तौर पे ये ड्रेंचिंग फेज़ आता है जिसमें आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है। बाकियों के अंदर बॉडी एक्स, जॉइंट पेन सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें अक्सर लिवर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जिसको ऊपर से पता नहीं लगता, तो लोगों का मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। डेंगू के उसके अंदर तीनों आमतौर पर ही होता है। मलेरिया और डेंगू में ज़्यादा होता है। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं SGPT, जो लिवर एंजाइम है। नॉर्मल वैल्यू 50 तक होती है और ये 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, बाद 10 गुना तक बढ़ जाता है। जितना ये बढ़ेगा आपका मुंह का जायका ख़राब होगा। मुंह का जायका ख़राब होता है तो आप खाने के साथ पानी पीना बंद कर देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती है और आपका जो मर्ज़ है वो ऑगमेंट या बढ़ जाता है और आपको शदीद जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकावट, मतलब आपके लिए ये भी मुमकिन नहीं होता कि बिस्तर से उठ के आप वॉशरूम तक चले जाएँ। आपको ऐसी फीलिंग होती है और इससे कोई कतई ताल्लुक़ कि आप कितने सेहतमंद हैं या आप किस जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं या आपकी उम्र क्या है। उस पर अगर आपको कोई बीमारी पहले से, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर है, ब्लड प्रेशर है या दिल का कोई आर्ज़ा है, या पहले से आप कमज़ोर हैं या आपका वज़न बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली इन अलामातों के जो वो है तादाद है या समझ लें जो मिकदार है वो और बढ़ जाती है। ओके। अच्छा, जो डायग्नोसिस है, क्या इसके ब्लड टेस्ट के बाद ही इन तीनों के डिफरेंट ब्लड टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए? देखिए, तीनों बीमारियों के ब्लड टेस्ट मौजूद हैं। मलेरिया का जो है वो स्क्रीनिंग भी की जाती है, मलेरिया की
आईसीटी टेस्टिंग होती है, ब्लड सही होती है, मलेरिया को बाकायदा सीबीसी की स्क्रीन में देखा जा सकता है। डेंगू के लिए 2 टेस्ट हैं, एक डेंगू NS1 जो कि आमतौर पे बुखार के पहले दूसरे दिन हमें मिल जाता है, दूसरा उसकी एंटीबॉडीज़ हैं जो बुखार के आमतौर पर चौथे 5वें दिन पॉजिटिव आती हैं। तो हम यूजुअली एज डॉक्टर्स डेंगू NS1 प्रेफर करते हैं। इसी तरह चिकनगुनिया है, उसकी भी एंटीबॉडीज़ हैं, या अगर हाई लेवल पे जाएँ तो PCR भी उसका अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। मलेरिया पाकिस्तान में एंडेमिक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इवन WHO ने भी हमको एंडेमिक के साथ साथ एक ख़ास दवा क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया करार दिया हुआ है। तो बहैसियत डॉक्टर अगर हम देखते हैं कि किसी इंसान का या किसी मरीज़ का टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन अगर फ़ीचर बिल्कुल मलेरिया जैसे हैं, तो हम एंटी मलेरियल या मलेरिया की दवा देते हैं, और अक्सर वो दवा देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि टेस्ट का पॉजिटिव आना ज़रूरी नहीं है, पेशेंट का ठीक होना और पेशेंट की अलामात का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो जैसे मलेरिया है, इन तीनों बीमारियों का इलाज मुमकिन है? जैसे डेंगू तो कहते हैं वायरल फीवर है, एक टाइम पूरा करेगा और वो खुद ही शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई वायरल डिजीज़ होता है तो वो खुद ठीक होता है, 7 से 10 दिन में उसको ठीक होना है। तो मैं एक एक करके तीनों का बता दूं। मलेरिया की तो दवा मौजूद है, जब तक आप एंटी मलेरियल नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा, और जब वो ठीक नहीं होगा तो वो कॉम्प्लिकेट करेगा। कॉम्प्लिकेट करने के अंदर जो है फिर उसमें किडनी डिजीज़ेस या ब्रेन डिजीज़ेस या इवन अमवात भी होती हैं। अफ्रीका के अंदर अमवात का तनासुब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी सबसे ख़तरनाक तरीन नस्ल है फेल्सीपैरम, वो पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी है, और यहाँ भी अमवात वाक़या होती हैं मलेरिया की वजह से, अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए। ये मलेरिया हो गया। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, या आप यूँ समझ लें कि हमें 7 से 10 दिन जो है वो पेशेंट को सपोर्ट करना है, बुखार उतारना है, पेशेंट को अगर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो फ्लूइड्स देने। इसका पैटर्न ख़ास तौर पे है, ये 4 से 5 दिन तक बुखार कराएगा, फिर अगले 3 से 4 दिन तक प्लेटलेट्स यानी खून जमाने वाले अज्जा को गिराएगा। ये 1.5 लाख तक होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख के जिस्म में होते हैं, और हमारे लिए आमतौर पे 50,000 का जो लेवल है ना, वो ख़तरा माना जाता है, जिस पर हम उस पेशेंट को एडमिशन एडवाइस करते हैं। गाइडलाइंस ये कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट के प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे गिर जाएँ और उसको ब्लीडिंग हो रही हो, या 10,000 से नीचे गिर जाएँ, तो आपको ट्रांसफ्यूज़ करना है, वरना ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना। या अगर किसी भी टाइम में ब्लीडिंग हो रही तो आपको ट्रांसफ्यूज़ करना है। तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन जो है वो मेगा यूनिट में होगा, या प्लेन यूनिट्स आते हैं तो वो 4 से 6 एक आम आदमी को लगाए जाते हैं, और डेंगू खुद ब खुद सेटल हो जाता है। डेंगू की ख़ास बात यह है कि इसकी 4 वेरिएंट्स हैं। जब आपको एक वेरिएंट हो जाता है तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, मतलब अब वो वेरिएंट आपको दोबारा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आम तौर पे अगर डेंगू इतना ख़राब है कि आप अस्पताल तक आ रहे हैं, तो वो पहला डेंगू नहीं होगा। पहला डेंगू हल्का होता है, मतलब उसमें हल्का बुखार होता है, आप उसको पेनाडोल या मुख्तलिफ दवाओं से ठीक कर लेते हैं। ये यकीनन दूसरा तीसरा वेरिएंट है कि जो इतना वर्स हुआ कि आप अस्पताल तक पहुँच गए। इसका भी ये सिलसिला है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बाज़ दफ़ा ये अपनी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है, जिसको आप DHF या डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं। इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है 1, 2, 3, 4, जिसमें 1 सबसे कम और 4 सबसे ख़तरनाक है। डेंगू में जो भी अमवात होती हैं वो इस डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर की वजह से होती है। तीसरा आते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया पहली बार अफ्रीका में दरियाफ़्त हुआ था, और WHO ने इसको भी 2013 के बाद से स्केल ऑफ किया था। हम लोगों ने लिटरेचर में पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या जो मेरे अतराफ़ के जो मेरे दोस्त अहबाब जो फिजिशियंस काम कर रहे हैं, हमें चिकनगुनिया की अलामातें ज़रूर मिली हैं, लेकिन हमें चिकनगुनिया के जो टेस्ट पॉजिटिव है वो नहीं मिले। यकीनन होंगे। चिकनगुनिया की ख़ास बात तेज़ फीवर है और जॉइंट पेन है। देखिए, मलेरिया के अंदर या डेंगू में जिस्म में दर्द होता है, चिकनगुनिया में जॉइंट में पेन होगा, यानी आपके दोनों एंकल्स में हो रहा है, और जिस सिमेट्रिकल भी होगा। अगर दोनों एल्बोज में है तो दोनों एल्बोज में है, अगर दोनों हाथ में दोनों हाथ में, दोनों घुटनों में तो दोनों घुटनों के अंदर। क्योंकि अभी बीच में सुना था कि वबा फैली हुई है चिकनगुनिया, हर कोई कह रहा था कि चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया। मैं उस तरफ आता हूँ, पहले इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये भी 7 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, मतलब शायद 10 लाख में एक बंदे की अमवात का चांस होता है। तो ये इतना ख़तरनाक नहीं है जैसे कि हम डेंगू या मलेरिया को लेते हैं। प्लस एक लफ्ज़ जो लोगों ने बनाया हुआ चिकन, तो ये चिकन नहीं है, इसकी स्पेलिंग CHIKUN है, ये चिकनगुनिया है। तो लोगों ने खौफ फैला दिया कि ये चिकन से, ये मुर्गी से फैलता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मच्छर से फैलता है, इसमें मुर्गी का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ उसकी स्पेलिंग जो है वो उससे मिलती जुलती है। नहीं तो लोग ये भी समझ सकते हैं ना कि मच्छर ने मुर्गी को काटा फिर हमें काटा, तो ये रोडेंट्स के अंदर होता है और मच्छर के ज़रिए फैलता है। चिकन खाने से
या चिकन के साथ ब्रीड करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये यहाँ ख़त्म करते हैं। अब इसमें जो जॉइंट पेन है वो रह सकता है महीनों से लेके साल तक। इसका डेटा हमारे पास भी नहीं है क्योंकि ये अभी एक न्यू डिजीज़ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ प्रीवेनेंटली ये लोगों में बहुत ज़्यादा जोड़ों के मसाइल पहले ही मौजूद हैं। वज़न ज़्यादा होने की वजह से, डाइट ख़राब होने की वजह से, हम दूध का या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते, या किसी वजह से वो खालिश नहीं होता, या हमारे यहाँ हर दूसरे बंदे का जो है विटामिन डी कम होता है, तो वो पहले से ही जोड़ों के दर्द का शिकार होता है। अब आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बताते हैं कि मुझे जोड़ों में दर्द है और मुझे बुखार हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक डायग्नोसिस बन जाती है कि चिकनगुनिया हुआ है। हो सकता है कि अक्सर जिन पेशेंट्स के बारे में कहा जा रहा है उनको चिकनगुनिया ना हुआ हो, क्योंकि उनके टेस्ट नहीं कराए जाते। अभी टेस्ट कराची में बहुत ज़्यादा जगहों पे अवेलेबल भी नहीं है। कुछ जगहों पे अवेलेबल है, तो बेहतर ये कि इसका टेस्ट करा लिया जाए। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि जी आपको चिकनगुनिया है कि नहीं। वरना आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है बुखार कोई सा भी वायरल फीवर था, अब वो गुजर चुका, अब जो मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है उन जोड़ों में दर्द की वजह विटामिन डी हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया या कोई और वजह हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो चिकनगुनिया ही हो। ओके, अगर इन तीनों बीमारियों का अगर कोई इलाज ना करे तो क्या ये संगीन साबित हो सकता है, मतलब उसकी और बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने के लिए, या इस तरह चले डेंगू तो वायरल है, अपना टाइम करके चला जाएगा, लेकिन अगर मलेरिया को देखें या चिकनगुनिया को देखें चिकनगुनिया जो है वो तो मैंने बताया कितना फेटल या नहीं है, लेकिन यस डेंगू, अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर में या DHF में कन्वर्ट हो गया तो मोर्टेलिटी या मौत का तनासुब बढ़ जाता है। दूसरी जाने मलेरिया अगर कॉम्प्लिकेट कर गया, अगर वो सेरेब्रल मलेरिया में चला गया, यानी दिमागी तरफ चला गया, या किडनीज को इन्वॉल्व करता है, तो वो ऑर्गन फेलियर और वो भी अमवात का बाइस बन जाता है। तो ये दो बुखार ऐसे हैं जो कि संगीन ख़तरात कर सकते हैं अगर आप उनका बर वक्त इलाज ना करें या उनकी तशख़ीस बर वक्त ना हो सके। क्योंकि हम मलेरिया इतना कॉमन है, हम बचपन से भी सुन रहे हैं कि लोग उसको हल्का लेते हैं कि भाई उतर जाएगा, या टोट के, या जो घर में पहले किसी ने दवा ली वो मॉलिश तक नहीं जाते और वो समझते हैं कि हम खुद ही उसका इलाज कर लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे यही मेंशन करना कि इसकी पोस्ट मलेरियल कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी सीवियर और इसको सीरियस लेना चाहिए इस बीमारी को। आपने ये बात की है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा कर दूँ कि हमारे यहाँ अब जो भी वजूहात है, मैं इसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन एक ट्रेंड है कि लोग खुद से दवाएं इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं और क्लोरोक्विन भी शामिल है। क्लोरोक्विन वो दवा है कि आप समझ लें कि अगर जिन इलाकों में फ़ौजों ने ऑपरेट करा वहाँ मच्छर ज़्यादा थे, अगर ये दवा ना होती तो शायद गोलियों से ज़्यादा लोग मच्छरों से या फ़ौजी मच्छरों से हलाक होते। हमने इस गोली का बेदरीग इस्तेमाल किया और अब सूरत हाल ये सिचुएशन ये है कि WHO ने पाकिस्तान को क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया कह दिया है। मतलब हमारे यहाँ वो मच्छर अब इतना स्मार्ट हो गया, या उसका जो जरासीम इतना स्मार्ट हो गया है कि वो क्लोरोक्विन के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा कर चुका है। तो ऐसे केस में क्या होगा अगर कोई रेजिस्टेंट हो जाए, और तो उसके लिए उस सूरत में अब दवाएं अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल हैं। अब इसके लिए हम एग थेरेपी या आर्टेमिसिन कंटेनिंग थेरेपी, WHO ने इसके 4 कॉम्बिनेशन निकाले हैं और हमारे पास पाकिस्तान में 2 अवेलेबल हैं, तो वो हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अभी भी अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि मुझे शिकायत वैसे पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा है कि जब मैंने आपको बुखार देख के एंटी मलेरियल दी तो अगली बार आप मेरे पास आके कहते हैं सर ये तो हमने खा ली थी, अब बताइए बुखार नहीं उतर रहा, क्या हुआ? क्योंकि जब आपने टेस्ट नहीं कराया, आपने शुबे पे कि बुखार था, आपने आर्टिम या ये एग थेरेपी वाली दवा खा ली है, तो आइंदा जब मलेरिया आएगा तो वो असर करेगा। बिल्कुल। तो ये मेरी मतलब ख़ास तौर पे लोगों से गुजारिश होगी कि डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा दवाओं पर ही अमल करें और अपने बुनियादी या पुराने तजर्बे की बेस पे दवा इस्तेमाल ना करें। दूसरी जानिब एक प्रेशर और भी आता है डॉक्टर्स के ऊपर कि अगर मेरा मरीज़ एक दिन में ठीक नहीं हुआ, तो शायद मेरे हाथ में शिफा नहीं होगी। बिल्कुल। तो कंपेलिंगली डॉक्टर्स फिर एंटीबायोटिक्स उस वक्त भी दे देते हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ पे लोग नहीं देते तो उन डॉक्टर्स को लोग समझते हैं कि यार ये डॉक्टर शायद अच्छा नहीं है, अभी बुखार 2 दिन हो गए, इसने तो हमें कुछ दिया नहीं है, तो अब पैरासिटामोल दे दिए तो मैं खुद भी ले रहा था। अब हम तब्दील कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक नहीं दे रहा है तो वो समझता है कि आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो लोग रहते हैं या किसी का विजिट हुआ और कभी वो बीमार हुआ तो वहाँ तो बहुत सेफ प्रैक्टिस की जाती है कि वो पैरासीटामोल से ही काम चलाया जा रहा होता है, एंटीबायोटिक तो नौबत ही नहीं आ रही होती कि हम लोग तो पाकिस्तानी एंटीबायोटिक फाँक रहे होते हैं कि ज़रा बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, गला खराब हो गया। अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ मॉड्यूल्स हैं, जहाँ फैकल्टी प्रैक्टिस करती है, वो अभी भी यही करती है, वो नहीं देती है।
मरीज़ों की बहस होती है, उनके साथ अटेंडेंट्स की बहस होती है, और अगर गलती से कोई अटेंडेंट डॉक्टर निकल आए और वो भी अभी पढ़ रहा हो, मतलब या तो अंडर ग्रेजुएट हो या अभी रेजिडेंसी के अंदर हो, और उसका कोई करीबी हो, तो फिर तो प्रेशर और बढ़ जाता है। तो एक तरीके से वो अपने वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए कोमॉर्बिड का जो है वो किरदार अदा कर रहा होता है कि बस अब आप अब्बा को या अम्मा को ये वाली दवा दे दीजिए। वो नीम हकीम खतरा जान जो कहता कह सकते हैं। खैर मैं उसकी, देखें हमारे जूनियर्स बच्चे हैं, वो कल को उनको हमारे साथ ही बैठना है, हमारे साथ है कि खड़ा होना है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपका प्यारा है, लेकिन थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए कि एन उस टाइम पे जब आपके पेशेंट शिकायत कर रहे हैं, बुखार का शिकार हैं, और यकीनन आप नहीं देखना चाहते उनको इस हालत में, तो ये सोच के बर्दाश्त कीजिए कि ये डिज़ीज़ का कोर्स है, इसको ऐसे ही गुजरना है, जैसे ये गुजर जाएगा पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप इजाफी दवा दे के शायद इसको थोड़ा सा जल्दी कर दें, लेकिन आगे चल के जो मसाइल होंगे वो यकीनन आपके लिए, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी ख़राब होंगे। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट हमें एक टैग मिल चुका है, लेकिन खैर अभी तक जो मैं यूके की गाइडलाइंस बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोई स्पेशल गाइड्स नहीं दी अपने यूके के रेजिडेंट्स को कि वो पाकिस्तान आते हुए ये दवा ज़रूर खाएं या वैक्सीनेशन ज़रूर करें। ओके। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब दूसरी सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उनके रेजिडेंट्स जाते हैं तो उनको एक वार्निंग पहले ही दे दी जाती है कि आप इस मुल्क में जा रहे हैं, इन ममालिक में ये बीमारियां हैं कॉमन, और आप ये दवाएं इस्तेमाल करके जाएंगे। पाकिस्तान का भी मलेरिया के हवाले से, इस हवाले से नामजद नहीं किया गया। लेकिन अगर हमारी सिचुएशन ऐसी रही और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं कर पाए या मलेरिया बढ़ता रहा, तो फिर आगे चल के ये वार्निंग्स भी शदीद हो जाएंगी। अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान या मानसून के सीज़न के अंदर, में पता है कि पानी खड़ा होगा और मच्छर होंगे, तो प्रिकॉशनरी नहीं ली जा सकती क्लोरोक्विन? बिल्कुल ली जा सकती है। देखें, जो बाहर से आ रहे हैं या जो इन पाकिस्तानी जो विद इन अ कंट्री भी मूव करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत डाइवर्स लैंड है। अगर आप कराची से पंजाब पोटोहार जाते हैं, KP के जाते हैं, माहौल यकसर तब्दील होता है और मच्छर भी तब्दील हो जाते हैं। आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें भी क्लोरोक्विन है, मेफ्लोक्विन है, मुख्तलिफ दवाएँ हैं, लेकिन तजवीज़ से लीजिएगा। डॉक्टर को बता दीजिएगा कि मैं जिस इलाके में जा रहा हूँ वहाँ चांस है कि मुझे मलेरिया हो सकता है, तो आप मुझे दवा तजवीज़ कर दें। तो इसके मुख्तलिफ पैटर्न्स आते हैं कि आप हफ्ते में एक बार खा लें, आप 7 दिन पहले खाना शुरू करें और 7 दिन बाद तक खाते रहें। तो जो बेहतर होगा उस इलाके के हवाले से डॉक्टर आपको वो तजवीज़ कर देगा, तो उस तजवीज़ के मुताबिक वो दवा इस्तेमाल कीजिएगा। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी कोई वैक्सीनेशन, लोग जानना चाहते हैं कि इन बीमारियों की कोई वैक्सीनेशन है? देखिए, चिकनगुनिया की वैक्सीन अवेलेबल है, मलेरिया की वैक्सीन WHO ने लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर ही ऐलान किया है और अभी वो फेज़ 3 ट्रायल की थी और फेज़ 4 में आएगी, लेकिन ये अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। और प्लस ये कि इनकी इम्प्लिकेशंस भी हमारे पास नहीं है। तो दूसरा है कि इनको सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो डॉक्टर्स हैं वही प्रिस्क्राइब करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इनके अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाज़ दफ़ा वैक्सीन लाइव होती हैं, बाज़ दफ़ा एटेन्यूएटेड होती हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशन से भी आपको बचना होता है। और अभी इन पे मज़ीद रिसर्चेस भी नहीं हुई हैं, और ख़ास तौर पे हमारे लोगों के हवाले से। तो अभी कबलस वक्त होगा, तो आप वैक्सीन के हवाले से अपने डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन हम अगर उम्मीद रहे हैं कि इसके ऊपर काम हो रहा है एंड वैक्सीनेशंस कुछ अरसे बाद फ्रीली अवेलेबल। देखिए, मलेरिया दुनिया के अंदर करीबन 100 साल से ज़्यादा से जो डॉक्यूमेंटेड है तबाही मचा रहा है, तो काफ़ी देर से हम मलेरिया की वैक्सीन लेकर आए हैं। उसकी एक वजह भी है कि एक तो कि मलेरिया के जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो जीनस हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत स्मार्ट भी हैं। आप कैसे एक ही वैक्सीन से सबको काबू करेंगे, और 4 वैक्सीन कोई लगाएगा नहीं। तो यकीनन दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। अब जाके उनको एक कामयाबी मिली है, तो उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जब ये लोगों के अंदर जाएगी और उनके इफ़ेक्ट्स देखे जाएंगे तो फर्दर वैक्सीन भी मार्केट के अंदर आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मिथ्स हैं, जैसे डेंगू होता है तो कहते हैं पपीते के पत्ते पका के उसका पानी पिएं और इस तरह, तो क्या ये चीज़ें वाकई कारामद साबित होती हैं या जस्ट लोगों का ख्याल ही है? देखें, सवाल का जवाब मुश्किल है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा नहीं है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमने होम्योपैथ की दवा खाई या हमने हिकमत की दवा खाई, तो मेरा जवाब ये होता है ना हकीम को पता कि हमारी दवा में क्या है, ना हमें पता आपकी दवा में क्या है। लेकिन मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरे अक्सर डेंगू के पेशेंट्स को जब उन्होंने पपीते के पत्ते खाए तो मोशन लग गए, और जब ये 10 साल हुए तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो कि मुझे उनको पानी देना था। एक तरफ तो उनका मुँह का जायका ख़राब था, उनको उल्टियाँ हो रही थी, अब उनको मोशन भी लग गए। तो वो पेशेंट जो शायद वार्ड में मैनेज हो सकता था, वो इंटेंसिव केयर में या ICU में चला गया। फिर 1-2 दिन वहाँ रखा, फिर वहाँ पे उनको इलेक्ट्रोलाइट और उनके पानी का जिस्म में तनासब था उसको बैलेंस किया और फिर वापस लेकर आए। दूसरी जानिब मैंने देखा है कि अब कुछ कंपनियों ने पपीते के पत्ते के हवाले से कुछ शरबत भी निकाल दिए।
मैं नेचुरली रेमेडीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जैसे अगर आप शहद या इस किस्म की चीज़ें या मसाला जात आप इस्तेमाल करते हैं, हल्दी लेते हैं, ज़ीरा लेते हैं, तो ये तो हम खानों में खाते हैं, खा लीजिए, किसने मना किया है। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कि आप पपीते के पत्ते जो कि इंतहाई कड़वे होते हैं, आप उनको पीस के और बाकायदा अपने पर लोड डाल लें, तो मेरा अपना मशवरा होगा कि ये मत कीजिए। इससे हो सकता है अगर रिसर्च कहेगी तो फिर मान लिया जाएगा, तो फिर बाकायदा इसको एक्सट्रैक्ट के तौर पे लाया जाए, लेकिन एट द मोमेंट तो इसको ना किया जाए। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो इसका पैटर्न है फर्स्ट 5 डेज़ का, उसके बाद नेक्स्ट 3-4 डेज़ का, उसको फॉलो करें। और प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल रहते हैं तो होपफुली आप 7 से 10 दिन में रिकवर कर जाएंगे। तो जो लोग हमें देख रहे हैं तो काइंडली अगर उनके घर में किसी को डेंगू है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके उसको पपीतों का पत्ते का पानी ना पिलाएं, वो वाकई वैसे ही कड़वा होता है। और आप उसके ऊपर इंडोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को कि भाई इसी से सही होना है, क्योंकि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ना हम लोग ज़्यादा कान धरते हैं और हम उस चीज़ को करते हैं कि अच्छा उसकी तबीयत उस चीज़ से सही हुई थी, हालांकि वो अपने पैटर्न से गया होगा बुखार, लेकिन दे कंसीडर कि भाई वो पपीते के पत्ते का पानी पीने से ही वो चीज़ सही हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे डेंगू और मलेरिया, ये जो चिकनगुनिया है, ये वायरल डिजीज़ेज़ हैं, तो इसके अंदर क्या ओरल रिहाइड्रेशन या सप्लीमेंटेशन पे हम फोकस करते हैं या किस चीज़ पे हम पेशेंट को कहते हैं कि देखिए, आइडियल तो ये है कि पेशेंट पानी ORS या निमकोल इस किस्म की चीज़ें खुद पिए, जूसेस का इस्तेमाल भी कर सकता है, फ्रेश फ्रूट्स हमेशा अलाउड होते हैं। लेकिन अगर वो पानी नहीं पी पा रहा, उसका मुंह का जायका ख़राब है, उसको कंटिन्यूस वॉमिटिंग्स लगी हुई है, तो फिर उस सूरत में हमारा ऑप्शन IV का होता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, या जो ऑलरेडी बिस्तर पर हैं, होश हवास में नहीं है, मुंह से नहीं खा सकते, या उनकी नाक में नलकी जैसे NG ट्यूब कहते हैं वो लगी हुई है, तो भी हम उससे प्रेफर करेंगे। IV की ज़रूरत तभी आती है जब जिस्म में पानी जाने का कोई और ज़रिया ना हो, और IV हमेशा हॉस्पिटल में ही करनी चाहिए। कोशिश करें कि घरों पर IV ना की जाए, या अगर एटलीस्ट करें भी या डेली बेसिस पे ड्रिप लगवाएं तो किसी करीबी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाके लगवाएं, ताकि किसी भी मुमकिन होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो इन तीनों बीमारियों में अगर उसको कोई एक हो जाती है तो ये उसके लिए क्या, उसके या उसके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को हो रहा है तो मतलब ये परेशानी की बात है बहुत ज़्यादा कि वो बच्चा भी देखें, इसमें जो सबसे ख़राब पीरियड होता है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने हैं, जिसके अंदर बच्चा बन रहा होता है। यस, इसको हम टेरोटोजेनिक कहते हैं, यानी बच्चे की शक्ल के अंदर तब्दीली आ जाना या आज़ा का नामुकम्मल रह जाना। यस, इम्प्लिकेशंस हैं, वायरल डिजीज़ के साथ भी हैं और इनके साथ भी हैं। अगर किसी को हो गया है तो देखिए फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मलेरिया की दवाओं के अंदर एहतियात की जाती है, कौन सी दवा देनी है, वो फिर डॉक्टर से पूछ के दीजिएगा, रूटीन दवा नहीं दी जाएगी। डेंगू के अंदर, चिकनगुनिया, मैंने आपसे पहले कहा, कोई वैलिड ट्रीटमेंट तो है नहीं, हमें सपोर्ट ही करना है, तो फिर हम सपोर्ट ऐसे ही करते हैं कि जी हम बच्चे की सेहत को भी देखते रहें। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा आती है वो प्री मैच्योर बर्थ की है, मतलब बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाना या कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाना जिसकी वजह से माँ की जान को ख़तरा हो, और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन आपको जो है वो C-सेक्शन का मशवरा दे। तो यस, प्रेगनेंसी के अंदर दुआ करें या एहतियात करें कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर ये हो गई है तो फिर उसके बाद आपके पास ज़्यादा तदारुक करने की चीज़ें नहीं होती। डॉक्टर्स कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इनकी इम्प्लिकेशंस पैदा होने वाले बच्चे पे पड़ते ज़रूर हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारा ये शो देख रही हैं तो वो इस चीज़ को जहन में रखें कि भाई एहतियाती तदाबीर करें, क्योंकि मानसून का सीज़न है, मच्छरों से बचाव रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरों को पलने ना दें अपने घर में या अपने सराउंडिंग के अंदर। जैसे डॉक्टर साहब ने स्टार्ट में ही तजावीज़ दी थी कि भाई मस्कीटो नेट, मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल रखें, अगर पानी खड़ा है तो उस पर ऑयल को स्प्रेड कर दें, इस्तेमाल शुदा ऑयल का ही इस्तेमाल कर लें उसके ऊपर, ताकि उसके अंदर ब्रीडिंग जोन उन मच्छरों को ना मिले। अच्छा, जो अगर प्रेग्नेंट का तो हमने देख लिया, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगर मदर को ये चीज़ हो जाती है और वो बच्चे को फीड करती है तो क्या बच्चे में भी ये जरासीम जाने का या उसका है, या ये बच्चों को इम्यूनिटी देगा उल्टा? देखिए, हम इसको बेसिकली बात करते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन में। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि पैदाइश पे होने वाले बच्चे में डिज़ीज़ का फैलना। तो लिटरेचर इस पर ज़्यादा मालूमात नहीं देता। यस, चांसेस हैं, इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर ये वायरस या ये पैरासाइट सर्कुलेट कर रहा है और अगर वो ब्लड डोनेट करे और वो ट्रांसफ्यूज़न हो तो उससे भी चांस हो सकता है। लेकिन इसके स्टैट्स नहीं है हमारे पास कि वो किस तनासब के साथ होगा।
सिमिलरली लैक्टेशन के अंदर तो डायरेक्टली फैलने का सच कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यस जो दवाएं दी जाती हैं तो उसमें माँ को बताना ज़रूरी है कि मैं लैक्टेटिंग मदर हूँ, ताकि डॉक्टर जो दवाएं आपको दे वो सेफ़ होनी चाहिए। इनकी कैटेगरीज होती हैं ABCDNX। तो जब आप किसी भी डॉक्टर को, आप किसी भी इलाज के लिए, किसी भी किस्म के इलाज के लिए जाते हैं और आप बताते हैं कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं लैक्टेटिंग मदर हूँ, तो वो फिर आपको दवाओं की जो चॉइस है वो वही देता है जो आपके लिए सेफ़ होती है, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सेफ़ होती है। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल होने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।